स्वागत है आपका एमएस टीवी में। मैं हूं अपूर्वा झा और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं, रूबरू में हर बार हर एपिसोड में कोई ना कोई नया गेस्ट आता है जिनसे हम बातचीत करते हैं, उनकी मोटिवेशनल लाइफ के बारे में जानते हैं और कैसे उनकी लाइफ एक रोलर कोस्टर रही है, इस बारे में बात करते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं जसकिरण धाम। वो एक एंटरप्रेन्योर हैं, लाइफ एंड वेलनेस कोच हैं और एक सोशल इम्पैक्ट लीडर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सुशील जी का, संदीप जी का, जो मुझे हर बार यहाँ आमंत्रित करते हैं। मैं इसको अपने घर के जैसे देखती हूँ और आज मैं एक्साइटेड हूँ आपके साथ अपनी शेयरिंग करने के लिए। बिल्कुल मैम, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसे रही, कहाँ से रही और लाइफ अब तक कैसी रही है। वेल बहुत पीछे जाना पड़ेगा। अपब्रिंगिंग बहुत एक प्रिविलेज फैमिली में मेरा बर्थ हुआ था। रिलीजियस, कंजर्वेटिव, रेपुटेड और सोशली बहुत एक्टिव थे मेरे पेरेंट्स। मेरे फादर, ग्रैंडफादर, वो सब बहुत ही एक अपनी कम्युनिटी में जानी मानी हस्ती थे बिकॉज ऑफ अपने फिलेंथ्रोपिक स्पिरिट के कारण और अपनी जेनरोसिटी के कारण। मेरे घर में बस मैंने एक ही बात सीखी थी कि रिलीजन को मानना नहीं है, करके जीना है उसे। जी। तो ऐसा नहीं होता था कि हम रिलीजन सिर्फ एक हमारे लिए फेथ था, हमारे लिए वे ऑफ लिविंग था वो। बिल्कुल। और जो मैं एक सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो जब मैं बहुत ही छोटा बच्चा, जिसे बोलते हैं कि समझ भी नहीं थी कि ये बातों का मायना क्या है, हम तब से वो जिंदगी जी रहे थे। तो बहुत अच्छी जिंदगी थी, बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी। जी। और धीरे धीरे करके 10 साल की जब मैं हो गई तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक लड़की हूँ। उससे पहले बहुत मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड था उस टाइम पर। ये मैं 1964 की बात कर रही हूँ, जब मेरे बर्थ हुआ था। तो उस टाइम पे मेल बच्चे को बहुत ही प्रेफरेंस दी जाती थी, पर मेरे घर में मुझे वही प्रेफरेंस में भी उससे ज़्यादा ही कुछ ऐसा पैम्पर किया गया, प्यार दिया गया। प्यार के साथ साथ रिस्ट्रिक्शंस आ गई जब मैं 10 साल की हो गई और मैं अचानक से लड़की बन गई। तो वो एक जो ट्रांजिशन था ना मेरी लाइफ में, मैं आज भी नहीं भूल पाई हूँ। वो मुझे अभी भी समटाइम्स जब मैं अपनी ज़िंदगी में पीछे झांक के देखती हूँ, तो वो जो ट्रांजिशन है ना कहीं मुझे अभी भी दुख देता है। वो रिस्ट्रिक्शंस, वो बाउंड्रीज उस टाइम पे मुझे नहीं मालूम था। मैं एक बहुत सेंसिटिव, शाय, बहुत ही इन अ वेरी इनोसेंट वे आई वाज अ पीपल प्लीजर। मुझे लगता था मेरे साथ में सब लोग खुश रहने चाहिए, स्माइल करते रहने चाहिए। लविंग थी मैं बड़ी बहन होने के नाते अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक माँ का रोल अदा करती थी। तो मैं ये देखती हूँ कि एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी मेरे जो बचपन था वो एग्जैक्टली बचपन नहीं था। उसमें वो बचपना मैंने कभी किया ही नहीं, जिसे बोलते हैं कि वो मस्ती करना, वो जो बटरफ्लाइज के पीछे भागना, वो बचपन की शरारतें, मुझे वो कुछ नहीं याद है। मैं बहुत ही सीधी सादी अच्छी बच्ची घर में थी। जी। तो और आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। और मेरे अगर मैं पीछे जाऊँ अपने, तो मेरे ग्रैंडफादर, मेरे फादर बहुत ही उन्होंने सोसाइटी के लिए काम किया है, वैसे भी इन्फ्लुएंशियल थे, फाइनेंशियली भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं था घर में कि मैं ये सोचूं कि मैं बहुत प्रिविलेज लाइफ जी के आई हूँ। लेकिन मेरी लाइफ में मैंने ये देखा कि प्रिविलेज होने के बावजूद भी जब लोग देखते हैं सामने से, उनको लगता है इनकी ज़िंदगी कितनी प्रिविलेज्ड है, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। पर अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसे बैटल्स होते हैं जो हम फाइट कर रहे होते हैं, जो उस टाइम पर रियलाइज़ नहीं हुए थे। एग्जैक्टली।
आज जब पीछे देखती हूँ तो मुझे समझ आते हैं वो। जी, बिल्कुल। होता है बहुत बार हम जिस समय में होते हैं उस समय को समझ नहीं पाते। जी। मैच्योरिटी बढ़ती है तो लगता है कि वो समय थोड़ा अलग था। जी। आपने काफ़ी छोटी उम्र में शादी कर ली। जी। तो आप 19 साल की थी, तब आप लाइफ को आप कैसे समझी और उस फेज़ ने आपको कैसे शेप किया? जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक अच्छी बच्ची थी और वो अच्छी बच्ची को सिर्फ़ एक ही बात सिखाई गई थी कि आपको लाइफ़ में सेटल होना है। हुँ, स्कूल में जब पढ़ते थे ना, तो हुँ, ऐसे होता था, यूजुअली सभी बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। या और उसके अंदर कभी-कभी ऐसे के अंदर एक और भी होता था और उसके साथ में एक ऑप्शन दी जाती थी कि दूसरा ऐसे आप हुँ, ऑप्ट कर सकते हैं। मैंने हमेशा दूसरा ही चूज़ किया, क्योंकि वो वाले ऐसे के लिए तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। मुझे कोई विज़न ही नहीं दिया गया बचपन में हुँ, हुँ, कि आप ग्रो करके क्या कर बड़े होके क्या बनना चाहते हो। हुँ, मुझे मालूम था कि मेरी एजुकेशन वैसी नहीं होने वाली, बिकॉज़ कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऐसी थी, ऑल्दो प्यार के साथ ही थी, लेकिन 10 साल की उम्र में आपको कपड़े वेस्टर्न नहीं पहनने हैं, आपको अकेले घर से बाहर नहीं जाना, बाकी बच्चों के जैसे पार्क में खेलने नहीं जाना। मैंने कभी साइक्लिंग नहीं करी, बिकॉज़ मुझे घर के बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। मुझे साइकिल चलाना नहीं आता। तो और मुझे तो मैं ये देखती हूँ कि ये चाहे बहुत छोटी रिस्ट्रिक्शंस थी और उस टाइम पे रियलाइज़ भी नहीं हुई कभी। पेरेंट्स ने यही सिखाया कि आपको सेटल होना है। सेटल होने का मतलब उस ज़माने में होता था कि आपको एक अच्छी बेटी बनना है, आप बीवी बनना है, आपको एक अच्छी माँ बनना है, एग्ज़ैक्टली, एक अच्छी बहू बनना है, एक अच्छी गृहिणी बनना है, एग्ज़ैक्टली। और यही मतलब सीख के मैं बड़ी हुई थी। तो बड़े होके मुझे एक अच्छी हाउसवाइफ बनना था और कुछ नहीं। जी, मेरी कोई अरमान नहीं थे, कोई मेरे सपने नहीं थे, क्योंकि किसी ने देखना बताया ही नहीं कि ये सपने हो सकते हैं तुम्हारे। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। आपने 1984 की रायट्स भी फेस की हैं। तो वो सबसे और उसके बाद आपने रीबिल्ड भी किया अपनी लाइफ को। तो सबसे टफ मोमेंट क्या था उस समय में और कहाँ से स्ट्रेंथ मिली आपको? जब शादी हुई तो अक्टूबर 1984 में मेरी शादी हुई जी। और कुछ ही दिन के बाद रॉयट्स हो गए। हुँ, हुँ। तो पेरेंट्स का घर और काम, बिज़नेस, एवरीथिंग, मेरे हस्बैंड का बिज़नेस सब जलकर खाक हो गया। हुँ, हुँ। बहुत ही इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू हम लोग सब गुज़रे। एग्ज़ैक्टली। मैं बहुत छोटी थी, तो दोनों तरफ जब मैं आगे और पीछे देखती थी तो ऐसे लगता था कि कुछ फ्यूचर ही नहीं है। हुँ, चाहे इतने अबंडेंस की लाइफ जी के आए थे, पर अब इस पड़ाव पे आ गए थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ज़िंदगी भी आगे कैसे चलानी है। बस ऐसे स्ट्रगल करते-करते ही, क्योंकि अच्छी बच्ची थी हुँ। तो इसलिए ये स्ट्रगल में ही मैंने अपने हस्बैंड का साथ दिया और उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया। उन्होंने भी कोई ऐसा कमी नहीं छोड़ी मेहनत करने में, और फिर कुछ ही दिनों बाद दिन बदलने शुरू हो गए फिर से। तो आपने जैसे एक बात बोली ना, रोलर कोस्टर, या सच में मैं ज़िंदगी देखती हूँ हर किसी की होती है। नॉर्मल ज़िंदगी किसी की भी नहीं है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। पर किसी-किसी की लाइफ में कुछ ज़्यादा ऊपर जाते हैं, फिर वापस नीचे आते हैं। मैंने बिल्कुल। ऐसे वाली ज़िंदगी देखी है जी। और फिर बहुत मेहनत की, 2 बच्चे हो गए, 2 बेटियाँ हुई मेरी। हुँ, हुँ। तकरीबन 23-24 साल की एज तक मेरी 2 बेटियाँ थी। हुँ, हुँ। एक और बात यहाँ कहना चाहूँगी कि मुझे कभी किसी ने अपनी फैमिली में कभी नहीं कहा कि ये लड़का होना चाहिए था। मैं बेटी थी और बहुत पैम्पर्ड थी। हुँ, यहाँ भी किसी ने मुझे कभी नहीं कहा, मेरे हस्बैंड, इन-लॉज़, फैमिली में से कभी किसी ने कहा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ-कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती है जो हमारे मन में हमेशा के लिए घर कर जाती है। और बिल्कुल। ये एक स्टेटमेंट है जो मैं कभी नहीं भूलती कि जब लोग मुझे बधाई देने आते थे, तो मुझे एक बात बोलते थे, बेटियाँ हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब चली जाती है ना तो घर खाली हो जाता है। तो ये जो बात थी ना,
ये मेरी दूसरी बेटी के जन्म के बाद मेरे दिल में घर कर गई। मैंने अपने फ़ियर को जीना शुरू कर दिया उसी दिन से। और इन बिटवीन फिर बहुत अच्छी बातें भी हुईं। बच्चे बहुत अच्छे थे, बहुत समझदार बेटियाँ थीं। उन्होंने जो अपने घर में अपने बड़ों को करते हुए देखा, उन्होंने वो फ़ॉलो किया। बिल्कुल कभी भी रिबेल नहीं किया किसी बात के लिए। दोनों की अरेंज मैरिज हुई हैं। एक यूएसए में है और एक यहीं पर है। अरे वाह! और ऐसा कुछ भी मुझे अपने बच्चों की तरफ से कुछ ऐसा याद ही नहीं आता। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही याद आता है कि आई वाज़ अ प्राउड मदर। बच्चे एक्सेल कर रहे थे हर चीज़ में, बहुत सुलझी हुई बेटियाँ थी। तो इस वंडरफुल। वजह से मैं अगर बोलूँ तो मैं हर रोज़ ग्रेटफुल फ़ील करती हूँ। बचपन से ना एक ही चीज़ जो सिखाई गई थी कि सुबह उठ के उस परमात्मा का शुकराना करना है। और जब हम अरदास भी करते हैं ना, तो उसमें हम यही बात बोलते हैं, सरबत दा भला, और उसमें अपना भी भला हो जाता है। तो थैंक यू एंड सरबत का भला, ये 2 चीज़ें थी जो कि हमेशा से फ़ॉलो करी हैं और शायद अभी तक कर रही हूँ। यही मेरी स्ट्रेंथ है इस टाइम पर। बहुत बढ़िया। मैं लाइक अभी हम राइट्स की बात कर रहे थे 1984 वाली, एंड आई हैव नॉट फेल्ट इट, बट या आई कैन अंडरस्टैंड, स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ जब परिवार टूटते हैं, आपका बना बनाया बिजनेस, आपका बना बनाया घर टूट जाता है तो कैसा फील होता होगा। एटलीस्ट आई अंडरस्टैंड एंड आई कंडेम इट। एनीवेज, आपने एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल एक्सेसरीज बिजनेस भी मैं चालू इस किया पे था। एक बात बोलना चाहूँगी, ऐड बिल्कुल, करना बिल्कुल। चाहूँगी। जब रॉयट्स हुए थे, जी। तो मैंने ये देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं होते हैं। वो रॉयट्स करते हैं जो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख लोग नहीं होते हैं। जी। क्योंकि मैं उन सब लोगों का शुक्रिया आज आपके माध्यम से करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारी हेल्प करी, और उसमें से कोई सिख नहीं थे, सब हिंदू और मुस्लिम थे। तो आई वुड से दैट मैं अगर नहीं बोलूँगी तो ये गलत होगा। मुझे किसी से शायद हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी कम्युनिटी में किसी को भी ऐसे दंगों का ये दुःख नहीं है कि उन्हें उस टाइम पे बिकॉज़ ऑफ रिलीजन ये हुआ। इसके पीछे कुछ और रीज़न्स हो सकते हैं, जो आपने बोला आई कंडेम इट। या तो आपके जैसे वो लोग भी ऐसे ही थे, एंड मैं दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ, जिन्होंने हमारी हेल्प करी, और आज तक हम सब आपस में प्यार से रहते हैं। बिल्कुल मैम, एंड आई टोटली बिलीव इन दैट कि इट वाज इंडीड नॉट रिलीजियस, इट नो, वाज पॉलिटिकल। या आई एग्री विद दैट, आई एडमिट दैट। फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। जी, आपने एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल एक्सेसरीज बिजनेस भी जी। चालू किया। उसके बाद भी यू फेल्ट एम्प्टीनेस। व्हाट वाज द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन कि आफ्टर हैविंग अ सक्सेसफुल बिजनेस, अ गुड फैमिली, अ फुलफिल्ड फैमिली, एंड स्टिल यू फेल्ट एम्प्टीनेस? बिज़नेस की जैसे आप बात कर रहे हैं, मैंने एक बहुत साधारण हाउसवाइफ का जीवन भी जिया है। बहुत रिलीजियस फैमिली होती थी, तो 100-150 लोगों का मैं घर में ही लंगर बना लिया करती थी, और हमारे घर में ही गैदरिंग्स बहुत हुआ करती अरे थी। वाह! उन दिनों में हमारे कोई एनआरआई फ्रेंड्स थे, उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी, तो मैं उनके लिए एक पर्सनल शॉपर बन के उनके साथ गई हम्म, और उनको वो चीज़ें दिलवा दी। हम्म, जब मैंने उन्हें वो चीज़ें दिलवाई, बिकॉज़ मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि मेरे पास एक एस्थेटिक सेंस थी, और मेरे पास वो आई थी फॉर गुड थिंग्स। वो भी मैं उस टाइम पे नहीं समझती थी कि है। एग्जैक्टली। जब या जब उनके लिए मैंने वो चीज़ें खरीदी, वो ऑलरेडी बिज़नेस करते थे। उन्होंने वो चीज़ें जाके अपनी कंट्री में बेची, हम्म, और उनको उसके रिपीटेड ऑर्डर्स आने शुरू हो गए। तो हम्म, उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि क्या आप हमारे साथ बिज़नेस करना चाहेंगे? हम्म, जैसे मैंने बोला, मेरे को तो एक अच्छी हाउसवाइफ बनना था, मुझे तो और कुछ बनना नहीं था। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, तो छोटी-सी बोल रही है, एक छोटी-सी इन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी है कि आप हमारे लिए सामान खरीद के भेज दीजिए, और ऐसे ही ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, जी। और एक छोटी-सी मैंने एक्सपोर्ट कंपनी बनाई।
और मैंने उनको सामान भेजना शुरू कर दिया। चीज़ें चेंज होनी शुरू हो गई और कैसे फ्लरिश होना शुरू हो गया बिज़नेस मुझे नहीं मालूम। एक ट्रेडिंग से एक यूनिट बनाया गया जहाँ पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करी। ये सब चीज़ें मैं अपने घर से ऑपरेट कर रही थी ग्रेट वर्क। और उस टाइम पर मुझे बिल्कुल आइडिया भी नहीं था कि क्या मैं इतनी कैपेबल हूँ। लॉसेस भी हुए, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही समझदार थी। समटाइम्स मैं गलत बाइंग भी कर जाती थी रेकलेसली और उसके बाद में उसमें लॉसेस भी होते थे, पर ऐसे ही चल रहा था और धीरे-धीरे करके कहीं न कहीं मेरा नाम होना शुरू हो गया। कहीं न कहीं मैंने देखना शुरू कर दिया कि यहाँ तक कि बहुत डिप्लोमैट्स की वाइफ्स थी, जिन्होंने मुझे अप्रोच करना शुरू कर दिया और उनको मेरा सामान समझ आना शुरू हो गया, पसंद आना शुरू हो गया और उन्होंने अपनी कंट्री में खुद से एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इन बिटवीन एक यूके के बायर थे। जी। इवन उनको रॉयल फैमिली से भी ही वाज ऑनर्ड। तो एज लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ एशिया। तो उनको कहाँ से मेरे बारे में पता चला, वो उन्होंने मुझे एक अप्रोच किया अपनी टीम के साथ, मेरा सामान देखा। मैं बिल्कुल साधारण तरीके से मैंने अपने घर पे बुलाया। एक ऑल्दो घर बड़ा था तो एक रूम मैंने डेडिकेटेड था मेरे सामान के लिए। मैंने उन्हें वो सब दिखाया और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनको कुछ समझ आने वाला है। उनको जैसी प्रेजेंटेशन देनी थी शायद मैं उसके लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं थी, लेकिन वो हुआ। उन्हें मेरे सामान समझ आया और उसके बाद में देयर वाज नो लुकिंग बैक। ग्रेट। तो उसके बाद में फिर मैंने बहुत काम किया, बहुत ही मेहनत करी अपने काम में और आगे लेके गई उसको। यू आर ऑल्सो लाइफ एंड वेलनेस कोच, तो ये एक कॉलिंग थी या कॉन्शियस डिसीजन था आपका? जी, तो लाइफ कोच मैं 2012 में मेरी छोटी बेटी की शादी हो गई और उनकी शादी के बाद अभी आपका एक क्वेश्चन था कि आपको एम्प्टीनेस क्यों फील होती थी। मैं उस बात पे आ रही थी। बिजनेस चल रहा था, सब कुछ था, लेकिन बच्चे भी साथ साथ, शादी हो रही थी, जा रहे थे घर से। बहुत बड़ी ह्यूज जॉइंट फैमिली से मैं एक स्मॉल जॉइंट फैमिली में आई थी। उसके बाद फिर न्यूक्लियर फैमिली हो गई, उसके बाद में बच्चों की भी शादी हो गई। अब वो टाइम आ गया जब ये जो मेरा फियर था, जो एम्प्टी नेस्ट का फियर होता है, बहुत लोगों को होता है, बहुत कॉमन है। लोनलीनेस और एम्प्टी नेस्ट का फियर बहुत कॉमन है। तो ये जो मैं अपने अंदर पाल रही थी ना, वो तब सच हो गया और मैंने उसको जीना शुरू कर दिया। इस बुरी तरह मैंने अपने उस फियर को अपने ऊपर हावी कर दिया कि मैं आगे देखने के काबिल ही नहीं रही। शायद मैं उस वर्ड को लेना भी नहीं चाहती हूँ, पर मेरे आसपास के लोग, मेरे पेरेंट्स, मेरे हस्बैंड मुझे देख पा रहे थे, समझ पा रहे थे कि शी इज गोइंग थ्रू समथिंग। मैं खुद से नहीं समझ पा रही थी। उस टाइम पर एक एजुकेशन है जिसको बोलते हैं लैंडमार्क ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज। तो जहाँ भी आप अटके होते हो ना, वो आपको ब्रेक थ्रू आप कॉज कर सकते हो अपनी लाइफ में। ये ट्रांसफॉर्मेशनल स्टडीज हैं। तो मैंने उसको ज्वाइन किया अपने पेरेंट्स के, अपने ब्रदर के कहने पे, और फिर उसके बाद में मुझे समझ आया कि हाँ, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी और मैंने अपने ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करनी शुरू करी। ट्रांसफॉर्मेशन के भी वो बहुत ही कुछ ऐसे किस्से हैं, बढ़िया किस्से हैं, तो अभी टाइम नहीं है मैं जो सुना पाऊँ, लेकिन सच में ही हर किसी को किसी ना किसी टाइम पे ऐसे ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत पड़ती है। चाहे कोई भी हो, तो हर किसी को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ताकि ज़िंदगी स्मूथली चलती रहे। जी। और बस मैंने फिर वो ही किया। उसके बाद में जब मैंने समझ आया मुझे कि हाँ, कि मुझे क्या चाहिए, ये एम्प्टीनेस क्यों है, तो एम्प्टीनेस इसलिए थी, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ थिंग्स, इट वाज बिकॉज एब्सेंस ऑफ पर्पस। मेरी लाइफ में पर्पस नहीं था कुछ। बिजनेस वाज नॉट माय पर्पस। वो फ्लूक से हुआ और मैंने उसको कर लिया,
लेकिन वो मेरा पैशन नहीं था, वो मुझे अंदर से वो खुशी नहीं दे रहा था जो कि एक पर्पस किसी को देता है। बिल्कुल। और पर्पस के बिना मुझे नहीं लगता कि किसी की भी ज़िंदगी सफल है। हर एग्ज़ैक्टली। कोई इंसान जो जी रहा है ना, जो ज़िंदा है, उसे अपना पर्पस ढूँढना चाहिए, अपना व्हाय ढूँढना चाहिए, अगर उन्हें नहीं पता तो। मुझे भी नहीं पता था, बट ऑफ कोर्स वहाँ जाके मुझे रियलाइज़ हुआ। उसके बाद में मैंने एक ग्रुप बनाया हुँ, हुँ। और फिर मैं एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट उभर के सामने आई। लेडीज़ का ग्रुप बनाया स्ट्रेंजर्स के साथ। हुँ, हुँ। फेसबुक को यूज़ किया उस टाइम पर और वहाँ से इनवाइट किया लोगों को हुँ, कि हुँ। क्या आप मेरे साथ जुड़ोगे? क्या हम मिलके कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिनसे लोगों का भला हो? और क्या आप लोग अगर एम्प्टीनेस फ़ील करते हो, तो क्या हम एक-दूसरे का सहारा बन सकते हैं? और ग्रेट। फिर वहाँ से वो लोग मेरे साथ जुड़े, लोगों ने ट्रस्ट किया और हमने ग्रुप बनाया बाय द नेम ऑफ ज़ूमिंग कीनेजर्स, हुँ, हुँ। कीन टू ज़ूम हैप्पीनेस, ये इसकी टैगलाइन है। वंडरफुल। तो अपने लिए भी इवेंट्स करते हैं, अपने को भी आपस में एक-दूसरे को एम्पावर करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं और उसके अलावा हम फंड रेज़ करते हैं और जाके अलग-अलग संस्थाओं को भी हम अ, हेल्प करने की कोशिश करते हैं सिर्फ़। बहुत बढ़िया, मतलब इट्स अ ग्रेट वर्क, आई मस्ट से। कोविड के दौरान यू लॉस्ट योर हस्बैंड, तो उस ग्रीफ को प्रोसेस करना, फिर उससे उभरना, हाउ वाज़ द जर्नी? तो ऐसा था, जब शादी हुई थी ना बेटी की, हुँ, हुँ। तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो ज़रूर कॉज़ करी थी अपने ऊपर, पर कहीं न कहीं नहीं उस दुःख को निकाल पा रही थी कि वो बहुत दूर चली गई है। मुझे कहीं न कहीं ये गिल्ट की फीलिंग जी। थी कि मैंने खुद ने उसको एक अरेंज मैरिज में उसको इतनी दूर भेज दिया। वो बहुत ब्राइट बच्चा था और उसको यहाँ पे उसके लिए बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ थी। ऑल्दो वहाँ पे भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये हमारे मन की अवस्था की बात होती है। एग्ज़ैक्टली। तो वो जो एक गिल्ट के साथ मैं जब जी रही थी, मुझे अ, बहुत ऐसा याद आ रहा है कि मैं शायद वो खुशी के कुछ पल कभी बिताए नहीं। पीछे अगर मैं देखूँ तो हुँ, हुँ। मुझे खुश होने में भी गिल्ट होता था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे बच्चे नहीं हैं मेरे पास मैं और अकेली कैसे कैसे हाँ, खुश मैं हूँ? कैसे खुश हूँ? और ऐसे ही करते-करते बस कोविड आ गया। हुँ, हुँ। तो ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ही अपनी परफेक्ट लाइफ जी रही थी, ऐसा नहीं हुँ, था। हुँ। मैं चाहे कितना भी बोलूँ कि मैं वो सब अपने पर्पस के लिए वो सब फुलफिल कर रही थी, पर फिर भी अंदर एक कोना था दिल का जो उदास रहता था हमेशा। और मेरी जो दूसरी बेटी थी यहाँ पर, वो भी क्योंकि एक बहुत क्लोज़ निट फैमिली से थे हम, तो वो भी उसको बहुत मिस करती थी। तो मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है पीछे कि हम लोग बहुत ही ऐसे खुशी से ही समय बिता रहे हों। उन दिनों में कोविड आ गया और मेरे फादर की कोविड से कुछ समय पहले एक्सीडेंटल डेथ हो गई। ओह! बिल्कुल परफेक्ट थे, घर बनाया नया और स्टेयर्स से स्लिप हो गए। ओह माय गॉड, सो सॉरी अबाउट दैट। हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी खुश होने का ऐसा एक टाइम मिलता था और उसी पल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि फिर वापस मैं नीचे आ जाती थी। हुँ, हुँ। कोविड हुआ तो मुझे ऐसा नहीं बिल्कुल अंदाज़ा था कि मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो सकता है। हुँ, हुँ। बहुत हेल्दी लाइफ़स्टाइल था उनका, बहुत पंक्चुअल थे, बहुत ही वाज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। मतलब अपनी ज़िंदगी उन्होंने बहुत डिसिप्लिन से, बहुत अच्छे से बिताई थी। पूरी एंटायर मेरी शादी जो कि 35 इयर्स की थी, उसमें मैंने कभी उनको कभी बुखार भी नहीं देखा था। तो जब वो बीमार हुए, तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो बीमार इसकी वजह से हुए हैं। हुँ, हुँ। और कुछ उन दिनों में कुछ ऐसा इतना अफ़रा-तफ़री हुई हुई थी, हमारे रिज़ल्ट्स भी गलत आ गए। हुँ, हुँ। ना मालूम ही नहीं पड़ा हुँ, हुँ। मतलब रॉन्ग आ गए रिज़ल्ट्स और उनको उनका कंडीशन वर्स हो गई। हॉस्पिटल जाना पड़ा, उनको 21 दिन वहाँ रहना पड़ा और हम उन्हें नहीं बचा पाए। सो सॉरी अबाउट दैट। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि बिल्कुल। जब कोई कहता है ना कि पैसा सब कुछ नहीं है। एग्ज़ैक्टली।
दूर से जब हम लोगों को देखते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी है, ये बहुत सुखी हैं, इनको क्या कमी है। लोग कुछ ऐसे भी बोलते हैं कि मर्सिडीज में रोना आसान है, साइकिल पे रोना मुश्किल है। Yeah, exactly. People talk like that. पर सच बोलूं, दुख दुख होता है। उस टाइम आपको रियलाइज भी नहीं होता कि आप मर्सिडीज में बैठे हो कि Exactly. साइकिल पर बैठे हो। रोना मैटर करता है, आप रो रहे हो, चाहे आप साइकिल पे रो रहे हो, चाहे आप मर्सिडीज में रो रहे एग्जैक्टली जो दुख है ना, ग्रीफ, Exactly. वो इंसान को तोड़ के रख देता है। तो कहीं मैं बोलूं कि मैं बहुत टाइम से ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों से जूझती आ रही थी, और ज़िंदगी ऊपर से कुछ ना कुछ ऐसा देती जा रही थी। फिर भी मैं ग्रेटफुल, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी ज़िंदगी, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, इससे बेहतर मैं कुछ मांग नहीं सकती, सब कुछ बहुत बढ़िया है। हाँ, अब मैं उस क्वेश्चन के आंसर पे आऊँगी जब आपने बोला लाइफ कोच। हो। Yeah. आपने मुझसे पूछा था, मुझे याद है। मैं बारी-बारी आ रही हूँ यहाँ पे क्योंकि There is no problem. स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है, ऐसे आती है। तो लाइफ कोच कैसे बनी? मैं उस टाइम तक लाइफ कोच नहीं थी। मैं कोविड तक भी नहीं थी, मेरे हस्बैंड की डेथ तक भी नहीं थी। लेकिन मेरी स्टडीज नहीं रुकी थी। मैं 2012 से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखा हुआ था, और अब तक कर रही हूँ, आज तक कर रही हूँ। और मैंने एक चीज रियलाइज करी कि जब ग्रीफ ने मुझे बुरे हाल तोड़ दिया था, तो मेरी हेल्थ बहुत इम्पैक्ट हो गई थी। बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया, बहुत अजीब-अजीब से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स कई Yeah, होती है exactly. ना, जैसे कि थायराइड था, हाई कोलेस्ट्रॉल, देन इंसोम्निया, प्री डायबिटिक हो गई, मेरी नीज में पेन आ गया बिकॉज ऑफ द वेट। तो बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ डॉक्टर्स ने मुझे डरा दिया, अब आपको नीज की सर्जरी करनी पड़ेगी। और नीज की सर्जरी मैंने अपने घर में देखा था, बहुत ही पेनफुल है, बहुत पेनफुल है। एक बात और समझ आई अब यहाँ पर कि मैं अपने बच्चों के साथ में उनके ऊपर बोझ बन के नहीं जीना चाहती हूँ। मैं वो अपने घरों में अपनी फैमिलीज को लुक आफ्टर कर रही हैं। अगर ये कुछ हो जाएगा तो उनको पीछे मुझे देखना पड़ेगा। वो भी मेरी तरह उतने ही ग्रीफ से गुजर रही थी। Exactly. हम लोग आपस में एक नेगेटिविटी की बॉल पकड़ के बैठे हुए थे, जो एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे थे। कभी वो मेरे ऊपर, कभी मैं दूसरी बेटी पे, दूसरी पहली बेटी पे, यही कुछ चल रहा था। उस टाइम पर मुझे अपनी स्टडीज की याद आई। मुझे लगा लाइफ कोच अगर हम लोगों के लिए हो सकते हैं, इतनी पढ़ाई करी है, इतना कुछ सीखा है, तो क्या अपने लिए नहीं हो सकते? बिल्कुल। एक बात और भी रियलाइज हुई कि सर्जन अपनी सर्जरी खुद से नहीं करते। Exactly. ठीक है, आपको हेल्प चाहिए होती है। तो उस टाइम पर मैंने भी हेल्प ली और अंडरस्टैंड किए अपनी सिचुएशन को। और जब उसके बाद में बिकॉज ऑफ माई स्टडीज मैं बहुत जल्दी उस बातों को समझना शुरू हो गई, उनको जल्दी से ग्रास्प किया, और फिर मैंने अपनी खुद की कोचिंग करनी शुरू करी। मैंने अपने आप को एक अननोन स्ट्रेंजर वुमेन की तरह देखा कि अगर उस औरत की जिंदगी में ये चल रहा हो तो एज अ लाइफ कोच मैं उसको क्या सलाह दूंगी। Exactly. तो मैं एक टीवी खोल के बैठ जाती थी, जिसमें मैं टीवी ऑन नहीं करती थी, सामने बैठती थी और अपनी जिंदगी टीवी में देखती थी, और उसको सामने से बैठ के कोच करती थी कि नो किरण, यू कैन नॉट डू दैट, ऐसे नहीं करना है तुम्हें, ऐसे करना है। तो इस तरह से मैंने लाइफ कोचिंग अपनी क्लाइंट में खुद थी पहली। ग्रेट। और उसके बाद में फिर मैंने रियलाइज किया कि जब मेरी हेल्थ ठीक होनी शुरू हो गई, तो स्ट्रेस के कारण हेल्थ खराब है आजकल, या एग्जैक्टली। और हेल्थ खराब है तो स्ट्रेस है। या तो यहाँ पे हैंडी आता है लाइफ कोच एंड वेलनेस कोच। तो अब मैं लोगों को उनको गाइड करती हूँ कि कैसी आपकी लाइफस्टाइल होना चाहिए, कैसा खाना हमें खाना चाहिए। और मैं मोदी जी के फिट इंडिया की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनको 100% सपोर्ट करती हूँ। आज मेरी एज 62 है जी। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कुछ ऐसी एनर्जी की कमी फील होती है। मैं पिलाटेस करती हूँ, रिफॉर्मर पे मैं
अभी रिसेंटली कुछ टाइम के लिए ब्रेक लिया था, लेकिन वापस से मैं अपने जिमिंग और अपना सब कुछ स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे पता है कि आई विल विन इट, लाइक यू नो। वंडरफुल, वंडरफुल। आज के टाइम में स्पेशली फॉर वुमेन सेल्फ केयर और सेल्फ वर्थ को हाउ डू यू डिफाइन? सेल्फ केयर, तो सेल्फ केयर ज़रूरी नहीं है कि आपको मेकअप करना है, अच्छे कपड़े बहुत बेस्ट ब्रांड्स के पहनने हैं। सेल्फ केयर शायद ये नहीं है। सेल्फ Exactly. केयर यही है कि आपको अपनी फैमिली का ध्यान रखना है। वो कब रखोगे आप? जब आप अपना खुद का ध्यान रखोगे। तो Exactly. हेल्दी ईटिंग, इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। सेल्फ केयर के लिए एक ही टिप है, हेल्दी ईटिंग। Yeah. और अगर आप अपना ध्यान रख रहे हो तो आपकी फैमिली तो हेल्दी हो ही जाएगी। तो यही आज की डेट में कोविड ने शायद सबको बहुत झटका दिया है और ये बात सिखाई है कि हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, Exactly. इम्यूनिटी अच्छी होनी कितनी इम्पोर्टेंट है। Exactly. और दूसरा आपने पूछा मुझे Self worth. सेल्फ वर्थ। तो सेल्फ वर्थ लोगों की नज़रों में नहीं होता, सेल्फ वर्थ अपनी नज़र में होता है। मैं बिजनेस कर रही थी पर मुझे अपना सेल्फ वर्थ नहीं था। किसी ने आके बाहर से जब एक्नॉलेज किया और जब मैंने ग्रो करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कर सकती हूँ। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, ये मेरी डिजाइनिंग है। तो वो सेल्फ वर्थ अंदर से आता है, उसको घमंड नहीं कहते, उसको अपना सेल्फ लव बोलते हैं। तो जिसको Exactly. जिसको है, kudos to those people. Exactly. You're also a social impact leader. So कोई ऐसी इनिशिएटिव या ऐसा कोई काम जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ जी, अगर मैं बोलूँ मैं फंड रेज़ करके करती हूँ तो वो अलग चीज़ है। लेकिन एक प्रोजेक्ट था जो हमने पायनियर किया था जिसको बोलते हैं ह्यूमन लाइब्रेरी। तो आप अपनी जो भी नॉलेज है आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। बुक्स पढ़ी जाती हैं, लेकिन कितना ही अच्छा हो कि सामने आपके कोई बैठ के और उसके बारे में या अपने बारे में ही किसी को बताए। अगर आज मैं अपनी बायोग्राफी लिखती हूँ और मेरे सामने लोग बैठे और उनके सामने मैं लाइव वो शेयर करूँ, वो सामने से क्वेश्चन पूछे और मैं सामने से उसका आंसर दूँ, तो क्या उसका इम्पैक्ट एक बुक पढ़ने से ज़्यादा होगा? I'm also a reader and I also like to have conversation. Like right now we are also having conversation. That's my work. Yeah. तो मुझे लगता है दोनों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। बहुत ज़्यादा। लेकिन ऐसा होता है कि अगर कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि शायद बुक में राइटर ने, ऑथर ने आंसर नहीं किए होते। Yeah. कुछ ऐसी बातें होती है, वो सामने से अगर किसी को बता दी जाए तो मुझे लगता है वो और ज़्यादा Exactly. इम्पैक्टफुल हो तो जाता इंस्टेंट है। जो सवाल उठते हैं उसके जवाब तो हम बैठकर Exactly. बातें करने से ही निकाल पाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से यूज़ करती हूँ। अभी मदर्स डे आने वाला है और मैं एक स्कूल में ट्रस्टी हूँ, दशमेश पब्लिक स्कूल। ये अंडर प्रिविलेज बच्चों का स्कूल है अरे वाह। और मेरे फादर इसके फाउंडर थे और बहुत एक्टिवली मैं पार्टिसिपेट करती हूँ इसमें। मैंने स्कूल में एक, अब आजकल मदर्स डे कैसे मनाने का सोचा है कि हम लोग सब सिंगल मदर्स को इनवाइट कर रहे हैं और उनको एक्नॉलेज करने वाले वो सिंगल मदर्स ज़्यादा करके हाउस हेल्प या कुछ ऐसे सोसाइटी के इस लाइक उससे आती ऐसे हैं तबके से या आते ऐसे हैं जो तबके इतने से आते हैं, privileged नहीं राइट, या अंडर प्रिविलेज तबके से आते हैं। तो उनको कभी किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया कि आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। Exactly. तो एज हम जो मेरी जूमिंग टीनेजर्स की टीम है तो उसमें कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे सब लोगों के लिए जो कि एक लाइफ कोच का रोल होता है किसी की लाइफ में। और उन औरतों को जो कि अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं अटकी हुई हैं या उन्हें सिर्फ एक पुश की ज़रूरत है, तो हम लोग उस दिन ये एक प्रोग्राम उनके लिए करने वाले हैं। उन सिंगल मदर्स को एक्नॉलेज करेंगे और अपना ह्यूमन लाइब्रेरी का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस दिन उनके सामने करेंगे। जब भी हमने पास्ट में किया है तो बहुत इम्पैक्टफुल रहा है, लोगों को एक नई दिशा देखने को मिली है जो वो अपने आप नहीं देख पाते। तो टीम का एक मेंबर हर एक मदर के साथ में इंडिविजुअली बैठेगा
और वो उनके साथ में डिस्कशंस करेंगे और उन्हें वो फ्यूचर दिखाएंगे जो उन्होंने भी शायद ड्रीम नहीं किया होगा। इट्स अ वंडरफुल वर्क, आई मस्ट से मैम। आज के यूथ में काफ़ी कंफ्यूजन, प्रेशर, एम्प्टीनेस, दे फील दीज थिंग्स, तो उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? फ़ोन से, स्क्रीन से दूर रहो, घर के लोगों के पास बैठो, क्योंकि जो घर के लोग आपको सिखा सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो एक इन्फ्लुएंसर, अब मुझे नहीं मालूम, कई लोग बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं जो कि लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, Exactly. पर फिर भी वहाँ पे वो टच मिसिंग होता है, वो जो पर्सनल एक वो होता है जो घर के आपके पेरेंट्स आपको सिखा सकते हैं, वो कोई इन्फ्लुएंसर नहीं सिखा सकता। एग्जैक्टली। एंड द कल्चर जो ये है, इन्फ्लुएंसर कल्चर, आई बिलीव ये मोस्टली दिस इज शो ऑफ कल्चर। बिल्कुल, They will show you the good part of their life, good side of their room, good corner of their place, not the whole. तो फेक है मैम, yeah, exactly. फेक, Yeah, exactly. बहुत ज़्यादा फेकनेस है। अगर आज के यूथ को ये फेकनेस पसंद आ रही है तो इट्स देयर चॉइस, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि रियलिटी क्या होती है और फेकनेस क्या होती है, और उस फेक एटमॉस्फेयर में रह के वो क्या सीख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। Yeah, exactly. I think they are learning the same. बिल्कुल। You're right. तो आज एक 62, you said 62 years old जसकिरण, वो 19 year old जसकिरण से क्या कहना चाहेगी? उड़ना सीख लेती तब, क्यों नहीं उड़ी तब, रिग्रेट है, पर But कोई at बात- least at the end you did. हाँ, पर शायद हमारा एक ह्यूमन नेचर होती है, पता है, हम लोग जब पास्ट में जाते हैं ना तो हम रिग्रेट्स में जाते हैं, Yeah. ठीक है। अब जब मैं इस एज में हूँ, अगर आज की 62 ईयर्स की किरण को आप पूछोगे, जसकिरण को, कि क्या, तो मैं बोलूँगी आई एम सो ग्रेटफुल। वो इतना अच्छा टाइम था, मुझ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, मैं केयर फ्री थी, मैं आराम से अपने बच्चे एंजॉय कर रही थी, तो मैं अब ये बोलूँगी। पर उस टाइम पे मैं सोचती थी कि मुझे तो साइकिल भी नहीं आती चलानी, मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो बचपन ही नहीं जिया, तो इट्स ओके। Exactly. कोई ऐसा वाला ऐसा मेजर रिग्रेट नहीं है, बट हाँ, अगर आज के बच्चे जो 19 साल के हैं उनको अगर मैं सलाह दूंगी तो मैं उन्हें बोलूंगी कि सेटल होने का मतलब शादी करना नहीं होता। Exactly. I think this mindset has changed a lot. पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूँगी, but yeah, at least a lot. हो गया है, बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, एक डेकेड में ही बहुत फर्क पड़ गया है। हाँ, exactly. तो अगर आपकी लाइफ पर कोई बुक लिखी जाए या कोई फिल्म बनाई जाए तो आप उसका टाइटल क्या देना चाहेंगी? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि इतना ऐसे वाले ड्रीम्स तो थे नहीं शायद कभी कि मुझ पे बुक लिखी जाए या मेरी कोई फिल्म बने, लेकिन रीबिल्डर, आई एम नॉट अ सर्वाइवर, आई एम अ रीबिल्डर। Great. मैंने बहुत बारी चीज़ों को टूटते हुए देखा है, तो उसमें मैंने सर्वाइव नहीं किया, मैंने रीबिल्ड करा है। मैं जिस मुकाम पे गिरी थी तो मैं मेयर सर्वाइवर नहीं थी, आई फेल एंड आई again Climbed. came to this height. Yeah. So I will say I am a rebuilder. That's I think it's a great word in itself. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए, अपनी इतनी इंस्पायरिंग बातें, अपनी लाइफ की स्टोरी हमसे शेयर करने के लिए। Thank you for having me. जाने से पहले मैं एक तो छोटी बातें और शेयर बिल्कुल, करना चाहूँगी उन लोगों से जिन्हें लगता है कि लाइफ बहुत पैसा होने की वजह से प्रिविलेज्ड होती है, तो प्रिविलेज्ड लाइफ इज नॉट ऑलवेज एम्पावर्ड लाइफ। हाँ, एग्जैक्टली। अगर मेरी ज़िंदगी से मैं अपने ज़िंदगी की सच्चाई बयान कर रही हूँ यहाँ पर। और दूसरी बात, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विदाउट अवेयरनेस इज स्टिल डिपेंडेंस। या एग्जैक्टली। दूसरी बात, अभी आपने स्ट्रेंथ की बात करी, तो स्ट्रेंथ इज नॉट विच इज
what people see, what world sees. Strength is when you fall and you rebuild it. Yeah, exactly. और लास्टली मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि इट इज़ नेवर टू लेट टू बिगिन. किसी एज में भी आप कुछ भी कर सकते हो. 60 की एज में मैंने पहली बार ही जिमिंग करनी शुरू करी और 60 की एज में मैं वेलनेस कोच, उसके साथ में लाइफ कोच, मैंने अपना बिजनेस रीस्टार्ट किया है वंडरफुल. और मैं अब फिर से जिंदगी नेक्स्ट 20 साल तो मुझे बहुत अच्छे देखने वाली हूँ. ऐसे वाले एक. Wonderful. Indeed. We will. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. तो ये थी आज की हमारी बातचीत जसकिरण धाम के साथ. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा. मैम की स्टोरी काफ़ी मोटिवेटिंग है, काफ़ी इंस्पायरिंग है. मैंने खुद क्या सीखा मैं आपको बताना चाहूँगी कि व्हेन यू फॉल डोंट जस्ट सर्वाइव, रीबिल्ड योरसेल्फ. बहुत बहुत धन्यवाद और आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे MS TV. मैं थी आपके साथ अपूर्वा झा.